शहरी सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। 6 निगमों के चुनावों में पहले चरण में 3 निगमों के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब 1 नवंबर को बाकी 3 सीटों पर मतदान होना है। हालांकि इससे पहले जयपुर, जोधपुर और कोटा में भाजपा ने बोर्ड बनाया था, यानी कांग्रेस के पास इन चुनावों में खोने के लिए कुछ नहीं है। वहीं भाजपा के पास बहुत कुछ है। इन चुनावों में 3 निगमों के टुकड़े करके 6 निगम बनाए गए हैं। यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक भी है, जिसमें कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है तो बीजेपी भी अपने आप को कहीं पीछे नहीं मान रही। कोरोना काल के बीच हो रहे चुनावों के नतीजों पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि जीत के दावे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इन चुनावों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और अर्जुन मेघवाल तक की साख दांव पर लगी है। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में भी ये निगम के पहले चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में नतीजों में इनकी कुशलता की भी परीक्षा होनी है। हालांकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भाजपा की जीत का दावा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी खुद को कम नहीं आंक रहे हैं। 3 निगमों में मतदान हो चुका है। प्रत्याशियों का भाग्य अब ईवीएम में कैद है। 250 वार्डों में 951 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ। 3 नवंबर को इनके भाग्य का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के 3 बड़े शहरों के 6 निगम के लिए जो अनाउंस हुआ, 3 का मतदान संपन्न हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों में अगर हम देखें तो दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। जोधपुर उत्तर, कोटा उत्तर और जयपुर हेरिटेज, सब जगह पे दिग्गजों ने पूरी तरह से ताल ठोकी है और अपनी तरफ से जो कोशिश की जा सकती है अपने प्रत्याशियों को जिताने की गई है, की भी जानी चाहिए। और मैं इसे एक अलग वे में देखता हूं कि निश्चित रूप से जब बड़ा नेता अगर कार्यकर्ताओं के बीच आकर के उस जोखिम में खुद भी सहयोग करता है और कार्यकर्ता अफजाई करता है, तो आई थिंक काफी अच्छी बात मानी जाती है संगठन के लिहाज से। पहले की परंपरा रही है कि सब बड़े दिग्गज नहीं उतरते थे, जो कमेटी के चेयरमैन बना दिए वही लोग इलेक्शन लड़ा करके आ जाते थे। लेकिन अच्छी बात है कि अच्छी परंपरा कहूंगा मैं इसे। चलिए, लेकिन किसकी साख दांव पे और क्या, ये तो जवाब है 3 तारीख को जब मतदाता उसके फैसले को जब सैल्यूट करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ वास्तव में क्या स्थितियां रही हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जयपुर से, माफ करिएगा, कोटा से गिरिराज गौतम जी भाजपा से जुड़े हुए हैं, राजीव आचार्य जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और जोधपुर से सुनील परिहार जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और शंभू सिंह जी खेता सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले एक बार जोधपुर जाना चाहूंगा। सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगा। मतदाता जी सर ने वोट डाला है, तो एक ऐसा लग रहा था कि कोरोना का जो भय है वो इसका साया दिखाई दे सकता है, लेकिन फिर भी मैं सैल्यूट करूंगा मतदाता को कि तमाम परिस्थितियों को चीरते हुए काफी अच्छी संख्या में मतदाता पहुंचे हैं। पहले का जितना परसेंटेज रिकॉर्ड तोड़ पाएगा नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि काफी संतोषजनक स्थिति में मतदाता घर से बाहर निकला। इस भय के बीच हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। सेकंड पेज में भी लोग ध्यान रखेंगे। तो क्या लगता क्या आपको, जो वोटिंग है उससे लेके? बिल्कुल सही बात है। जोधपुर उत्तर में कांग्रेस का कंफर्टेबल बोर्ड बनने जा रहा है, और मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि लगभग 60-62% के आसपास जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार वोटिंग हो चुकी है, और एग्जैक्ट तो अभी थोड़ी दूर से पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, मतदाताओं ने अशोक गहलोत साहब के जो आह्वान है, और अशोक गहलोत साहब ने जो जोधपुर का विकास किया है, और पिछला जो भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड था, उस भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में जो नकारा रहते हुए स्मार्ट सिटी का जो एक जोधपुर का बहुत बड़ा क्लेम था, वो लोगों के दिल में कहीं न कहीं जैन कर रहा था। और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने यहाँ पर कंपेन किया, डोर टू डोर गए, पर पब्लिक का रेस्पॉन्ड अशोक गहलोत साहब की अपील पर था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने, जनार्दन ने उनको सैल्यूट करते हुए कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। मैं आऊंगा। शंभू सिंह जी खेता सर जुड़े नहीं अभी हमारे साथ में, वो जब जुड़ेंगे तो मैं उनसे भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन मैं कोटा का रुख करना चाहूंगा एक बार। गिरिराज जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार, और वोटिंग को लेके क्या मानना आपका? देखिए, वोटिंग बहुत अच्छी परसेंटेज में कोटा उत्तर के अंदर हुई है। कोटा उत्तर का मतदाता कोरोना को नकारते हुए अपने मत का प्रयोग करने निकला, और 20 माह का जो कुशासन राजस्थान के अंदर इस सरकार ने दिया, चाहे वो अपराध हो, चाहे बिजली पानी की व्यवस्था हो, चाहे जिस प्रकार से भी आप इस सरकार को नापें, पूरी तरीके से 20 माह में सरकार फेल रही। और उसी के खिलाफ मतदाता ने मन बनाकर कोटा उत्तर के लोगों ने वोट किया है। और निश्चित रूप से जब कोटा नगर निगम एक था, ये भाजपा का गढ़ है, और पहले भी हमारे बोर्ड बने हैं, पूर्व में भी हमारा बोर्ड था, और इस बार भी दोनों नगर निगम के अंदर कोटा उत्तर और दक्षिण के अंदर एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी बोर्ड बनाने जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार का, चाहे कोटा की केडीएल का विषय हो, जहां की स्थानीय मंत्री जी ने विधानसभा चुनाव के अंदर यह वादा किया था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, हमारी सरकार आती है, तो 10 दिन के अंदर केडीएल कोटा से जाएगा। लेकिन
हेलो। तो जी गिरिराज जी, अपनी बात आप रेगुलर करिए, लेकिन थोड़ा जी शॉर्ट में कहिए आप। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं दो ही बातों पे कोटा की जनता ने इस नगर निगम में वोट किया है। पहला, केडीएल के जो बिल इस कोरोना काल के दौरान पास हुए हैं, जिससे हजारों चुनाव में उस वादे से पूरी तरह मुकरे। और दूसरा, कोरोना काल में जिस प्रकार से द्वेषता पूर्वक चाहे राशन सामग्री का वितरण हो चाहे सूखा राशन हो, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर निकलकर अपनी जान की बाजी लगाते हुए जनता की सेवा की। इन दो खास करके विषयों पर कोटा की जनता ने अपना वोट दिया है और दोनों निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बनाने वाली है। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में, राजीव आचार्य जी के पास जाना चाहूंगा। राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शंभू सिंह खेतासर जी इस वक्त जोधपुर से हैं। शंभू सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं? खेतासर जी के पास में जाऊंगा, लेकिन मैं कोटा को रेगुलर करना चाहूंगा एक बार। राजीव आचार्य हमारे साथ में इस वक्त हैं। राजीव जी, आपके पास आना चाहूंगा। गिरिराज जी का दावा है कि हमारा गढ़ है और सरकार के जो 20 महीने का कार्यकाल जो रहा है राज्य सरकार का, उसके खिलाफ वोट पड़ा है। और जो उत्साह दिखाई दे रहा है मतदाता में, वो बीजेपी के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे इस? मतदाता के अंदर जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो धारीवाल साहब के कामों को लेकर दिखाई दे रहा है, अशोक गहलोत साहब की योजनाओं को लेकर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से 20 माह के अंदर कांग्रेस ने इस शहर की सूरत बदलने का काम किया है, धारीवाल साहब ने इस कोटा को विश्व के पर्यटन नक्शे पे लाने का काम किया है, उससे मतदाताओं के अंदर भारी उत्साह है। और 20 माह का कार्यकाल तो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। इनके राज के अंदर आप देखिए किस तरह से रेत की चोरियां हो रही थी, रेत खुले में बिक रही थी, उसका कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हाँ। इसके अलावा आप देखो कि किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ी हुई थी, चोरियां हो रही थी, एक मंत्री दूसरे मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा था। अगर जनता परेशान है 20 माह के कार्यकाल से, तो क्यों इनके यहाँ पे राजेंद्र राठौड़ जी आके रुके हुए हैं, किरण महेश्वरी जी आके रुकी हुई है, सीपी जोशी जी आके रुके हुए हैं। कांग्रेस से तो सिर्फ शांति धारीवाल साहब है, इसके अलावा आप बताओ कौन नेता यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का आया हुआ है। लेकिन इनको यह पता है कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं और यहाँ के नेताओं पे इनको विश्वास नहीं है, कोई भी एमएलए उसके ऊपर विश्वास नहीं है। इन्होंने इसलिए बाहर के लोगों को बुला के और कोटा के अंदर बुलाया है ताकि ये किसी भी तरह से इस गुटबाजी को खत्म कर सके। जी चलिए, मैं लौटूंगा। जोधपुर से शंभू सिंह खेतासर जी जुड़ गए हमारे साथ में। खेतासर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वोटिंग हो चुकी है और क्या माना जाए इसे, इस वोटिंग के रुझान को लेके कुछ कह सकते हैं कि हाँ क्या पोजीशन रहेगी बीजेपी की?
जी खेता सर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर जी। राजस्थान पूरे प्रदेश की बात मेरे द्वारा करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपको जोधपुर की बात कर रहा हूँ, जोधपुर उत्तर की बात कर रहा हूँ, जोधपुर उत्तर को लेके हम दोनों उत्तर और दक्षिण दोनों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का होगा। दोनों नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर बने। आज जिस प्रकार से उत्तर नगर निगम में वोट पड़े हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यहाँ जोधपुर नगर निगम उत्तर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता ने दे दिया। और दक्षिण वाला तो हम पहले ही मानते थे, जब चुनाव की तारीखें घोषित हुई उस समय हमने मान लिया था कि दक्षिण नगर निगम तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। लेकिन इन पिछले एक हफ्ते में जैसा वोटर्स के बीच जाने का हमारा मौका पड़ा और आज पोलिंग के समय सर साहब, आपको एक लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति का, आधार क्या रहेगा? आप जो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, एक के लिए मतदान हो चुका है, यानी कि जोधपुर नॉर्थ के लिए वोटिंग हो चुकी है, साउथ के लिए होनी है, तो आधार क्या है कि आप जो दावा कर रहे हैं उसका आधार क्या है? नहीं, आधार कांग्रेस के पास तो वैसे भी आधार नहीं है। आज राजस्थान में पिछले पौने 2 साल से 2 साल हो गए, पौने 2 साल क्या 2 साल हो गए, नवंबर 4-5 को 2 साल हो जाएंगे। 2 साल में कांग्रेस ने राजस्थान के लिए क्या किया? ये कांग्रेसी नेता जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, आप इनसे ही पूछिए कांग्रेस ने क्या दिया जनता को, जिससे जनता नगर निगम शहर की सरकार। चलिए खेता सर, आपने एक सवाल खड़ा किया है, मैं जवाब सुनील परिहार से जवाब हूँ, मैं जवाब दिलवाता हूँ। आपने सुना कि कोई उपलब्धि बता दीजिए जोधपुर में कि जो ये कहा जा सके कि सरकार है। सर जी ने भी सवाल खड़ा किया है कि एक उपलब्धि बता दीजिए। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आदरणीय खेता सर जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अशोक गहलोत साहब ने जोधपुर को जो दिया है उसकी लंबी फहरिस्त है, और जोधपुर को जिस स्थितियों में लेके आए, चाहे आज आईआईटी से लेके एम्स से लेके इंस्टीट्यूशनल जितना भी जो जोधपुर का डेवलपमेंट है, आज जोधपुर के जितने विकास, जितने आप ओवर ब्रिजेस है, वो सारे अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में हुए। ये बैठे हुए आज मैं शंभू सिंह जी से प्रश्न करना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी से जोधपुर को क्यों वंचित किया गया? जोधपुर का इनका रास्ता सौतेला व्यवहार क्यों किया गया था? और अशोक गहलोत साहब ने तो, और राजस्थान की सरकार ने पिछले लगभग 2 सालों में जो कार्य किए हैं, चाहे कोविड की महामारी थी तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी राजस्थान के जो कार्यशैली है उसकी तारीफ करनी पड़ी कि कोविड में उस तरीके का कार्य किया जिसमें आपदा के समय अशोक गहलोत साहब जिस तरीके से डटे हुए थे और कांग्रेस के लोग और प्रशासन जुटा हुआ था, और ये सारा सकारात्मक वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में गया है। और मैं तो मान्यवर को ये कहना चाहता हूँ, वोटिंग ट्रेंड जो आज आया और जो जहाँ पर है, आप तो कहीं आसपास भी नहीं है बहुमत के। खेता सर जी, आप पता करिए या क्षेत्र में जाके और बात करिए कि आपकी क्या स्थिति है। बहुत कंफर्टेबली उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। सुनील, मैं जवाब देता हूँ इसका। जी बिल्कुल, शॉर्ट में बोलिए भाई। कोविड-19 में जो कुछ भी किया है वो केवल कांग्रेस सरकार ने नहीं किया है, 36 कौम ने मिलकर राजस्थान में कोविड को कंट्रोल करने के लिए सारे प्रयास किए। ये टीम का मैनेजर होता है ना, वो मैनेजमेंट करता है, 36 कौम या सारे सिस्टम लगे, मैनेजमेंट करने वाला अशोक गहलोत था जिसने स्वयंसेवी संस्थाओं को सरकार का सामंजस्य बिठा के कार्य किया है। वो हम सरकार में नहीं थे, फिर भी हमने भी उतना ही सहयोग जनता को किया है जितना सरकार ने नहीं किया है। हमने ये कह रहा हूँ, ये प्रबंधन होता है, प्रबंधन से अशोक गहलोत साहब ने जिस प्रकार की व्यवस्था की है वो काबिले तारीफ है, और उसकी तारीफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रबंध करने वाले ऑफिसर वर्ग होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो लोग
नहीं, इसका मतलब है लोकतंत्र में आपके समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में अफसरशाही हावी रहती है, लोकशाही नहीं रहती है, यही कहना चाहते हैं क्या आप? बार बार गिना रहे हैं, बार गिना रहे हैं। अरे हमने भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर को राजधानी नहीं होते हुए भी एम्स जैसी चीज दी है आदरणीय जसवंत सिंह जी। खेता सर जी एक सवाल स्मार्ट सिटी जो प्लानिंग है उसमें जोधपुर को वंचित रखा गया है। जोधपुर की जनता इस सबक सीखता है। अब आप देखिए, इस बार हमारा बोर्ड बनता है, स्मार्ट सिटी अगले 3-4 महीनों में जोधपुर घोषित होगी, निश्चित मानिए। ये हमने सारे मैं खेता सर साहब आपको कहना चाहता हूँ, आपका बोर्ड बनेगा, सरकार बैठी हुई है, पहले अनाउंस क्यों नहीं किया आपने? अभी जब बजट था तब अनाउंस करना चाहिए था कि जोधपुर को स्मार्ट सिटी लिया जाएगा। ये धोखे में जोधपुर की जनता नहीं आई है और नहीं आएगी। जी परिहार मैं लौटूंगा आपके पास में। एक बार मैं कोशिश चाहूंगा, मैं लौटूंगा खेता सर जी, मैं लौटूंगा। एक बार मैं कोटा करना चाहूंगा, राजीव आचार्य जी और गिरिराज जी के पास जाना चाहूंगा। कोटा राजीव जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप लोग कह रहे हैं कि बोर्ड बनेगा, पहले भी बना है और धारीवाल जी ने काफी काम करा है, ये आप आधार बता रहे हैं। ये उधर बीजेपी अपना दावा कर रही है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि तमाम जो स्थितियां हैं, आपने सवाल भी खड़े किए कि दिग्गज नेताओं को उतार दिया गया। मैं एक अलग नजरिए से देखता हूं इसको कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अगर बड़े नेता पहुंचते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है। और ये टाइम एक ऐसा था कि चुनाव लड़ना भी चुनौती थी, मतदाता को निकालना भी चुनौती, और चुनौती थी सबके सामने, जिससे सब दिन लड़ा भी है, लड़ाई चल भी रही है उसके साथ में। तो कुछ दावा आप ऐसे आधार के साथ में कह सकते हैं कि हाँ, मतदाता को इस आधार ने लुभाया है हमारा, तो सरकार आपकी है। और मैं एक बात तो मानता हूं कि आपके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, अभी तीनों ही जगह की जहां पे मतदान का है, अगर बनता है तो आप गेन कर रहे हैं, आप प्रॉफिट में रहते हैं। बीजेपी के सामने चुनौती है कि तीनों बोर्ड को बचाए कैसे रखेगी। जी देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि राजस्थान की जनता ने जब राज को बदला तो कुछ कमी रही होगी भाजपा के राज में, तभी तो राज का परिवर्तन हुआ। इसी तरह जब कोटा के अंदर नगर निगम को 4 बार जब कोटा का नगर निगम रहा तो इन्होंने पूरे कोटा का सत्यानाश कर दिया। आज सफाई की व्यवस्था को देख लो, पूरा शहर गंदगी से हटा हुआ पड़ा हुआ था। जब भी हमारी सरकार आती है तब हम टिपर खरीदते हैं, निगम में संसाधन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इनकी सरकार आने के बाद न तो उन संसाधनों का रखरखाव होता है और जो काम चालू किए हुए होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। दूसरी चीज आप ये देखिए कि इस कोटा के विकास के लिए 98 में शांति धारीवाल साहब पहले बार यहां से चुनाव जीते, और उस चुनाव जीतने के बाद कोटा का उन्होंने जो 98 से पहले का कोटा था और जो अभी का कोटा है उसमें रात दिन का अंतर करा। इस बीच में 2 बार इनकी भी सरकार रही और यहां से इनके भी एमएलए, लेकिन एक काम बता दें जो इनका गिनाने लायक हो कि कोटा के विकास में इनकी क्या भागीदारी रही। आज कोटा के विजन को लेके शांति धारीवाल साहब खुद जिस तरह से नो ट्रैफिक लाइट जोन का इन्होंने काम किया है, आप गोवड़ी से लेके और स्टेशन तक आपको कहीं रेड लाइट नजर नहीं आएगी। तो ये सब विजन की बात है, जबकि इस कोटा ने तो लोकसभा अध्यक्ष भी कोटा का है, इसके अलावा यहाँ से एमएलए जो रहे भाजपा के वो भी कोटा से रहे, लेकिन उन्होंने एक विकास का काम नहीं किया जिसको ये गिना सकते हो। आज हमारे पास गिनाने के लिए 100 काम है और इनके पास गिनाने के लिए एक काम नहीं है। तो इसलिए कोटा की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार भाजपा के जो निगम का बोर्ड है उसको उखाड़ के फेंक देंगे और कांग्रेस के बोर्ड को लाएंगे और सरकार की कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। मुझे एक बार मैं गिरिराज गौतम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा, मैंने इनकी बात शांति सुनी, मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं पूरी बताता हूँ। पहली बात तो कांग्रेस सरकार शुरू से ही नगर निगम चुनाव से भागती नजर आई। उन्हें भय था कि जिस प्रकार से उनकी सरकार आते ही प्रदेश के अंदर अपराध बड़ी जनता आ चुकी थी, तो पहले तो भागने का काम किया। फिर दूसरा, अगर इन्हें इतना ही कॉन्फिडेंस था तो तीनों नगर निगम को तोड़ने की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने तीनों नगर निगम तोड़ के इस तरह के वार्ड बनाने का काम किया कि जहां इनको एक
व्यक्तिगत जातिगत आधार और एक समाज विशेष के वोट मिल जाएं जिससे इनके कुछ जीत के आ जाएं, लेकिन उसमें भी ये कामयाब नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं विकास की बात, इनके समय सिर्फ विकास होता है गधे घोड़े लगाना। भाजपा के समय पे जो कोटा शहर के अंदर विकास हुआ, थर्मल कोटा के अंदर आया। अरे गिरिराज गधे किसने लगाए हैं? लगाना कह रहे हो? इस नगर निगम के अंदर आप देखिए ना, सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया है। आप बताइए ना, इस बात क्या कर रहे हैं आप? बता रहे हैं जिसके लिए ये शहर इन्होंने खोद के पटक रखा है, इन्हें शायद जानकारी नहीं है। स्मार्ट सिटी के अंदर केंद्र से आया हुआ बजट है, केंद्र के आए हुए बजट पर अपने खाते ठोक रहे हैं। केंद्र का दिया हुआ बजट है स्मार्ट सिटी के अंदर, जिसके लिए विकास के काम चल रहे हैं, चाहे फ्लाईओवर हो, टेंडर पास हो, अपने पास से कुछ नहीं लगाया है। प्रदेश सरकार की तरफ से 1 रुपया कोटा की धरती पे नहीं लगाया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरा पैसा केंद्र से आया है। और इनकी जो व्यवस्थाएं थी, ये टीपर जो चले नगर निगम के अंदर, ये हमारे बोर्ड के समय चले, और जब इनके प्रशासक नियुक्त हुए तो उन प्रशासक ने टीपर बंद करवा दिए। रिश्वतखोरी के राज्य में रोक रहा हूँ। वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश चेंगली जी हमारे साथ। बोर्ड में बैठी हुई है इन दोनों जगह पे, तो कैसे माना जाए, क्योंकि दोनों जगह साख दाव पे है। ओम बिरला जी इस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका शहर है, बीजेपी से ताल्लुक जी। इधर गजेंद्र सिंह शेखावत उनकी साख दाव पे है। कैलाश चौधरी वहां राज्य मंत्री के रूप में पूरी भूमिका के साथ में रहे। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको देख करके लगता क्या है? जी देखिए, इसमें जो कोटा में जो सिचुएशन है वो बड़ी क्रिटिकल है, और जिस तरीके से कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं कि हम वहां जीतेंगे, और शांति धारीवाल जी ने आज कहा भी है कि वहां राजेंद्र राठौड़ अपने लिए विधानसभा की सीट तलाशने गए थे, न कि कोटा में किसी को जिताने के लिए। वो कोटा उत्तर में नहीं रहे, कोटा दक्षिण में ही उन्होंने सारा काम किया। दूसरा, उन्होंने अहम कहा कि कोटा में भाजपा के नेता केवल कोरोना फैलाने आए थे। किरण माहेश्वरी जी हैं और सीपी जोशी साहब हैं जो वहां के सांसद हैं चित्तौड़गढ़ के। तो जो कांग्रेस ने अपने विकास के नाम पर वोट मांगे हैं, और वो कह रहे हैं कि विकास जब भी कोटा में हुआ है तब कांग्रेस का रास्ता। लेकिन दूसरी तरफ जो भाजपा का कोर वोट बैंक है आरएसएस, वो कितना एक्टिव हुआ है वो इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कोटा में 7 अजूबे बनाए शांति धारीवाल जी ने जब रहे। आज भी उन्होंने दावा किया कि लगभग 2800 करोड़ के हमने विकास काम किए और 1314 करोड़ के पाइपलाइन में है। तो जो ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो भाजपा के लीडर हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोरोना काल में पार्शियलिटी की गई, एक समुदाय विशेष के लोगों की ज्यादा मदद की गई। जी मिथिलेश जी, आपकी ऑडियो नहीं सुनाई दे रही हमें। जी हाँ मिथिलेश जी, रेगुलर करिए, बात पूरी करिए जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कोटा में जो परिणाम आएंगे वो कई नेताओं की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं, जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता रहे। मैं जोधपुर को लेकर मिथिलेश जी, एक जोधपुर देखिए, जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, और वहां जल शक्ति मंत्री जो 2023 में भाजपा की तरफ से अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस जी जोधपुर में वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा, उनके पुत्र की प्रतिष्ठा, और अपने जल शक्ति मंत्री भाजपा के लिए वहां एक बहुत बड़ी चुनौती है आरएलपी ने वहां अपने खड़े किए हैं और बहुत मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो एनडीए का घटक दल है। तो आरएलपी ने जयपुर में भी खड़े किए हैं। ये 2 साल में बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा, लेकिन आरएलपी पहले पंचायत चुनाव में इनसे दूर हुई, अब जो निकाय चुनाव में भी वो अलग से चुनाव लड़ रही है। तो आरएलपी का कितना नुकसान होता है? अगर नुकसान होता है तो गजेंद्र सिंह शेखावत को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत में कहीं न कहीं आरएलपी की विशेष भूमिका रही थी, और उस
सारी चीजों को देखते हुए भाजपा के लिए जोधपुर की राह भी आसान नजर नहीं आ रही। भले आज दावे ठोक ले, लेकिन सच्चाई यह है कि जो वहां की जनता है वो कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहती है, वो डेवलपमेंट में बिलीव करती है। और जो डबल इंजन की बात भाजपा वाले करते हैं, तो कांग्रेस के लिए जो डबल इंजन बनाने के लिए बिल्कुल। जैसे मैं लौटूंगा आपके पास में, लौटूंगा। जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि ये इलेक्शन जो है महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। आफ्टर डिवीजन, जब निगम का डिवीजन किया गया, उसके बाद पहला चुनाव है। सभी जगह पे कब्जे पे है, और अगर ये थोड़ा चेंजेज होता है तो बीजेपी के लिए झटका हो सकता है, लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हमें इंतजार करना होगा 3 तारीख तक के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए अब जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खासकर। ब्रेक से पहले हमने बात की कोटा और जोधपुर से। वहां के नेताओं ने अपने अपने बोर्ड बनाने के दावे किए हैं। अब बात करेंगे कोटा के और जोधपुर के बाद जयपुर की। जयपुर में भी एक निगम का डिवीजन करके 2 बना दिए गए। उत्तर यानी कि हेरिटेज के लिए वोटिंग हो चुकी है, और दिग्गजों की साख दाव पे। मैं तो कहता हूं कि हर पार्टी का नेता उस पार्टी का जो सिंबल होता है उसके साथ उसकी साख निश्चित रूप से जुड़ी हुई होती है। और अच्छी बात है कि लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन रहा, वो बड़े नेताओं को भी इस इलेक्शन से काफी लगाव रहा। मैं इसे बहुत अच्छी बात मान के चलता हूं। हालांकि कई तरह की गई हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कार्यकर्ता के बीच अगर उनके बड़े नेता होते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ जयपुर पे चर्चा करने के लिए भाजपा से डॉक्टर निमिषा गौड़ जुड़ी हुई हैं, और कांग्रेस से डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मिथिलेश जैमिनी जी जो हमारे साथ रेगुलर हैं वो अभी जुड़ रहे हैं। निमिषा जी, मैं एक रिएक्शन चाहूंगा। वोटिंग जो हुई है उसको लेके क्या कहें अपन? देखिए गिन जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी कोविड-19 की महामारी के इस काल में प्रोटेक्शंस को रखते हुए, सेल्फ प्रोटेक्शंस करते हुए भी वोटिंग का जो रुझान एक्सपेक्टेड था, उस एक्सपेक्टेशन से तो हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि अभी स्थितियां जो हो रही हैं, सभी लोग महामारी से जूझ रहे हैं, और इसका जो प्रचार प्रसार का जो तरीका था वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया। लेकिन फिर भी त्रस्त हो चुकी जनता ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किए, क्योंकि जैसे कांग्रेस की कथनी करनी की जो खाई थी, उस खाई में से जूझ रही जनता ने वोटिंग के लिए बाहर तो निकली है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इस रुझान को और बढ़ाना होगा, और आप और हम मतदान के इस रुझान को बढ़ाते हुए आगे जो इलेक्शन होने हैं लोकल बॉडीज के, उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक पर्व है, लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व है जिसमें अधिकाधिक मतदान हो तो इसकी सुंदरता और इसकी खूबसूरती निखर के आती है। तो हम अपनी प्रोटेक्शन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, और अधिकाधिक क्या लग रहा है निमिषा जी, पहले फेज का जो वोट डला है यानी कि नॉर्थ के लिए, हेरिटेज के लिए, उसको लेके बीजेपी का क्या आंकलन है अपना इसमें? देखिए, पूरे विश्वस्त हैं हम, क्योंकि जो स्थितियां आपके सामने हैं, प्रत्याशियों के चयन को लेकर के कांग्रेस की जो स्थितियां थी, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी का जो डेमोक्रेटिक तरीके से प्रत्याशी का जो चयन हुआ है, उस आधार पर रूठों को मनाया, और जो नहीं माने उनके साथ जो भी प्रक्रियाधीन हुआ वो हुआ। लेकिन फिर भी हम विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता का विश्वास जो है, विश्वास खरा उतरता सा रहता है। और जिस तरह से सेंधमारी जो कांग्रेस ने की और मेयर अपना चुना, और उसके बाद जो स्थितियां सड़कों की गंदगी से लेकर के, अभी कुछ समय पहले जो बारिश हुई थी, उस बारिश में जो खस्ता हाल हुए जयपुर के हेरिटेज के, और कोविड के पीरियड में भी जो इन्होंने हालत की जनता की, तो जनता त्रस्त हो चुकी है। बिजली के बढ़े हुए बिलों से दबी हुई जनता। अभी तो आपने देखा होगा मतदान के समय में कुछ टीवी पे बाइट से देखी। निमिषा जी, वापस आऊंगा आपके पास में। मैं एक बार डॉक्टर वरुण पुरोहित जी से जान लेता हूं। पहले वरुण जी, जयपुर की वोटिंग जो हुई है उसको लेके कांग्रेस का पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं इसमें। इस वोटिंग को देख के क्या कहें? योगेंद्र जी, तो आपको जैसा वोटिंग का एक्सपेक्टेशन था वैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि कोरोना की महामारी फैली हुई है शहरों में। वैसे भी फिर भी मैं सैल्यूट करूंगा मतदाता को कि काफी निकल करके आए हैं, और वोटिंग परसेंटेज काफी संतोषजनक कहा जा सकता है। हाँ, 53-54 पहुंच गई, क्योंकि स्थानीय निकायों में हमेशा कम रहती है। लेकिन हमने पंजाब जाएगा ये।
जी, क्योंकि 3 बजे तक 50% को क्रॉस कर चुका था। हाँ तो 55-60 तक भी जा सकता है, तो वो अच्छी वोटिंग कही जाएगी, इसको खराब वोटिंग नहीं कह सकते। लेकिन एज कंपेयर टू अभी पंचायत चुनाव में जो ग्रामीण इलाके में 80 क्रॉस करके 82-85 पहुंच गई, तो ये लोगों का ये है कि कोरोना काल में जो राजस्थान सरकार ने काम किया है वो उसको एंडोर्स किया उन्होंने कि कोरोना से हमको डरने की जरूरत नहीं है, सरकार हमारा ख्याल रखेगी, इसलिए वोट इतना करने आई। अब जयपुर की हम बात कर रहे हैं, अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने बहन ने बताया कि भाई हमारे को टिकटों में दिक्कत आई। इनके तो 6 बार के विधायक रहे हुए गिरिराज लाल जी भार्गव, उनके सुपुत्र निर्दलीय लड़ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। और भी दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है। हाँ, वो तो जयपुर के नेता रहे हैं साहब, जयपुर के सोशल वर्कर के, वो तो एग्जाम्पल है। मैं बीच में नहीं बोला आपके, बीच में नहीं बोला आपके, प्लीज प्लीज प्लीज, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो ये तो देखो लोकल चुनाव होता है, मोहल्ले का चुनाव होता है, कोई जरूरी नहीं कांग्रेस का बीजेपी का कोई निर्दलीय भी होगा जिसकी पकड़ होगी, सामाजिक लोगों से काम करता होगा, आधी रात को किसी के काम आता होगा, तो वो चुनाव लड़ता है तो वो जीतेगा। मैं तो शुरू से इस मत ओपिनियन का नहीं हूं, इस मत का नहीं हूं कि लोकल चुनाव में सिंबल पे चुनाव कराया जाए, क्योंकि ये क्या होता है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। फिर आप बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी हो जाते हो तो घर घर मोहल्ला मोहल्ला आपकी राजनीति आ जाती है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अगर मान लीजिए किसी और को एक्सपेक्टेड था कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, वो नहीं लड़ पाता है, कि अनुशासन में आ जाता है या वो और कोई सामाजिक प्रेशर में आ जाता है। तो इन चुनावों को सिंबल पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी जड़ें ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाह रही हैं, अंदर जाना चाह रही हैं। लेकिन मैं कांग्रेस की जीत के प्रति आश्वस्त हूं, आशावान हूं, क्योंकि राज्य सरकार ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, पूरे दुनिया ने उसको एंडोर्स किया। हमारे जो अशोक गहलोत जी ने जो भी पॉलिसी लाए या कोई डिसीजन लिया उसको प्रधानमंत्री ने एंडोर्स किया, प्रधानमंत्री ने उसको फॉलो किया, एंडोर्स ही नहीं किया, फॉलो भी किया। और ये चीजें अब मैं आपको कहना चाहता हूं, जयपुर के अंदर जैसे सवाई राम सिंह जी, सवाई जय सिंह जी, सवाई मान सिंह जी ने जिस प्रकार जयपुर को बनाया, जयपुर को खूबसूरत बनाया, पूरी दुनिया में नाम हुआ, उसके बाद अगर बड़े बड़े कार्य किसी ने किए हैं तो कांग्रेस ने किए, चाहे मेट्रो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे सेंट्रल पार्क हो, चाहे जल महल का सौंदर्यीकरण हो। मैं तो बचपन से, मेरा तो बैकग्राउंड यहीं का है, मुझे पता है क्या हाल था पुराने शहर का। तो पुराने शहर को अब जो समस्या है, कोई भी बोर्ड बने, भारतीय जनता पार्टी बने, चाहे निर्दलीय बने, चाहे कांग्रेस बने, मैं ये आशा करता हूं कि जो अतिक्रमण परकोटे में हो रखे हैं, जिसके लिए कोर्ट ने भी डायरेक्शन दे रखे हैं, वो अतिक्रमण हटा के उसको वापस खूबसूरत बनाया जाए, तो हमारे जयपुर शहर की जो है खूबसूरती बरकरार रहे। अभी ड्रेनेज की बात इन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि भाई ड्रेनेज प्रॉब्लम है, खराब हो रही है, खस्ता। अरे भाई 5 साल भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, मैं पहले की नहीं जा रहा भाई, शुरू से था, ये था 5 साल भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, 5 साल इनकी राजस्थान की सरकार थी, 5 साल केंद्र की सरकार थी, कहीं फाइनेंसिस में या पॉलिसीज में रुकावट नहीं थी। तो आप सिंगापुर बना देते, वाराणसी को क्योटो बना रहे थे, कुछ यहां भी काम कर देते। लेकिन मैं उस क्रिटिसिज्म पे नहीं जाना चाहता, जनता ने देखा है केंद्र सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी देखा है, रोटी रोजगार के संकट को, और अशोक गहलोत जी की सरकार को भी देखा है। जी अरुण पुरोहित, वापस लौट रहा हूं, वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं डॉक्टर निमिषा जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। निमिषा, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, दावे अपने अपने हैं, और यहाँ सबसे बड़ी जो चुनौती बीजेपी के सामने चुनौती ये है, बेशक लास्ट के टाइम पे जब चुनाव हुआ और आपने टिकट नहीं दिया तो विष्णु लाठा कांग्रेस की मदद से मेयर बन गए, चलिए मैं उस कार्यकाल को छोड़ता हूं। अदरवाइज बोर्ड हमेशा 26 साल से भाजपा के कब्जे में रहा जयपुर का। 26 साल के हाथ से जाता है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की बड़ी बीजेपी के सामने। तो ये मैं रिएक्शन आपके से लूंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं मिथिलेश जैमिनी, उनके पास में जाना चाहूंगा। मिथिलेश जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं एक बार। मिथिलेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए मिथिलेश जी टेक्निकल, चलिए मैं निमिषा जी के पास जाना चाहूंगा। निमिषा जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। मैंने जैसे कहा कि 26 साल से बीजेपी का कब्जा है जयपुर के बोर्ड पर, और अगर इस पर हाथ से चला जाता है, जैसे कांग्रेस दावा कर रही है कि हेरिटेज तो पक्का ही है और इसमें मतदान के बाद देखा जाएगा क्या होगा, तो चुनौती आपके सामने ज्यादा है कि बोर्ड को बनाए रखना, बचाए रखना। जी निमिषा जी। देखिए, अभी जो जैसे सनमारी करके कांग्रेस ने अपना बोर्ड, अपना मेयर बनाया, और उसके बाद की जो स्थितियां थी
वो सामने जग जाहिर है। और उससे पहले जयपुर के सौंदर्यकरण की वाहवाही जो लूटने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई, तो आप ये जान के रखिए कि यूनेस्को ने अपना जो एक जयपुर को जो कंसिडरेशन पे लाया था वो उसकी स्वच्छता की वजह, उसकी सौंदर्यकरण की वजह से लाया था। लेकिन यूनेस्को की टीम आती है अभी यहाँ पर और कांग्रेस के शासनकाल में आती है अभी, और वो पूरा ऑब्जर्वेशन करके जाती है। तो स्थितियां जो लोकल होनी चाहिए, साफ सफाई से लेकर के, स्वच्छता से लेकर के, बिजली से लेकर के, सड़कों तक की व्यवस्था, जो सौंदर्यकरण की बात थी वो लोकल बॉडीज पर बहुत अच्छे से हुई। लेकिन जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, जी आप बोलिए, एक आरोप है, आप बोलिए, इसमें मैं नहीं रोकूंगा आपको। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि 26 साल से कांग्रेस यहाँ बोर्ड बनाने को तरस रही है और खोने के लिए अभी कांग्रेस कुछ भी नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए कोटा में कांग्रेस बीजेपी दोनों ने बनाया है, जोधपुर में दोनों ने बनाया, लेकिन जयपुर एक ऐसा है, ये जो चुनाव हो रहे हैं इनमें से, कि कांग्रेस 26 साल से नजरें लगाए बैठी है कि हमारा बोर्ड कब बनेगा। तो इस बार हेरिटेज को लेकर के काफी आशान्वित है कांग्रेस। उनके नेता दावे कर रहे हैं कि अभी भी कोई डाउट है कि कांग्रेस का बोर्ड नहीं बनेगा। तो बीजेपी के पास में ऐसा क्या रहा कि इस बोर्ड को बचाए रखने के लिए हमने ये प्रयास किया, या मतदाता आपकी तरफ इस वजह से झुकता रहा? देखिए योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगी कि अभी 26 साल और आप एड ऑन कर लीजिए आने वाले 5 सालों, क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां और कथनी करनी, प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस सरकार आती है और सरकार से एक्सपेक्टेशन, जो 20 महीने का इनका कार्यकाल है, उस कार्यकाल से त्रस्त जनता ये स्वीकार करती है कि हमें कांग्रेस का शासन नकारा है और कुछ हजार मतों से, कुछ सैकड़ों मतों से ही ये सत्ता पे काबिज हुए। और ये लोकल बॉडीज की बात, तो ये इनका स्वप्न ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के कार्यक्रम में जनता के पास नहीं है जिस आधार पर वो मौका लिया। इन्होंने सेंधमारी की, इन्होंने परिसीमन का विरोध करके छोटे छोटे वार्ड में बांटा, लेकिन फिर भी ये सफल नहीं होंगे। तुष्टीकरण की प्रयास भी इन्होंने, लेकिन बिजली के दरों की बढ़ती हालत और गंदगी और भ्रष्टाचार, मैं तो कहती हूँ कि छोटे छोटे ऐसे मुद्दे हैं जिनको देख के जनता देखती है। अब आप ये बोल रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर के बगल में तालकटोरा जो है, जो एक पिकनिक स्पॉट प्लेस माना जाता था, वहां पर आज गंदगी है। वहां मलेरिया और डेंगू के इतने मच्छर हो गए कि वहां के आसपास के लोग बोलते क्या है ये सरकार, करते क्या है ये लोग, सिर्फ सत्ता पे काबिज रहना है। ऐसे छोटे छोटे अनगिनत मुद्दे हैं योगेंद्र जी, जिस वजह से मैं ये कहती हूँ कि कतई सरकार की मंशा है ही नहीं जनता के लिए, तो जनता है ये सब जानती है। जी वरुण जी, आप लोग पूरी कोशिश में 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? देखिए, मैं आशावान जरूर हूं, लेकिन मैं और इनकी जैसे सपने नहीं लेता हूं, हसीन सपने नहीं लेता मुंगेरी लाल के जैसे। जनता क्या होती है, एज ए वोटर हो सकता है पार्लियामेंट में किसको वोट दे, विधानसभा में किसको वोट दे, और पार्षद में मान लीजिए आपके मोहल्ले का आदमी दिन भर आपके टच में रहता है, निर्दलीय है या बाकी जो भी शब्द आप उपयोग करें, मैं तो कैंडिडेट बोलूंगा, तो वो लड़ रहा है तो जनता उसको वोट दे सकती है। और संभावना क्यों कांग्रेस की है, क्योंकि आप देखिए अभी बहन जी ने बिल्कुल नहीं बताया इनकी क्या उपलब्धि है, खाली कांग्रेस की बुराई का डिसेक्शन करती रही। इन्होंने ये नहीं बताया, आपने भी 3 बार पूछा कि भाई आपने जयपुर के लिए क्या किया। पूजनीय गांधी जी ने देखा था वरुण जी। मैडम, मेरे पिताजी रहे हैं, म्युनिसिपलिटी थी जब, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, मेरे पिताजी रहे हैं, 3 बस्तियां बसाई है पुरानी बस्ती में। आपने कोई बसाई हो तो बता दो, आप बता दीजिए, आपकी उपलब्धि बता दीजिए। मैं तो मेरे पिताजी की बता रहा हूँ, आप मुझे ये बता दो आपने क्या बड़ा प्रोजेक्ट जयपुर में चालू किया, जयपुर के लिए क्या किया, वो बताइए। कांग्रेस तो बुरी है मान ली, कांग्रेस बुरी थी तो भी जनता वोट दे रही है इतने सालों से। आप अगर अच्छी पार्टी हो तो आप क्या आधार पर आप आना चाह रहे हो, अगर आप आते हो तो क्या दोगे? आप क्या ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर कर दोगे? 26 साल से नहीं कर पाए, अब कर दोगे क्या? आप कोई बिल्डिंग बना दोगे, कोई नया एम्स की जैसे सेंटर बना दोगे? एसएमएस तो मान सिंह जी बना गए, मैंने उनका नाम लिया, सवाई मान सिंह जी का। भाई आप क्या बना दोगे ये बताओ। आप छोटे छोटे इश्यू, सफाई की बात कह रहे हो तो सफाई तो भाई आपकी सरकारें रही हमेशा, कांग्रेस की सरकार नहीं रही। और आपका जो बोर्ड था उसमें भी सब आप ही के आदमी रहे थे, हमारे आदमी तो रहे नहीं। हमने तो भरसक प्रयास किया। अगर आप ऐसा नहीं होता तो 20-25 साल से स्थानीय निकायों में काबिज थे, अशोक गहलोत जी की नीतियों को एंडोर्स करके जनता आपको वहां से नहीं भगाती। मैं कह रहा हूं आप आओ, मेरी तो शुभकामनाएं, लेकिन जनता को रोड मैप तो बताओ। 5 साल हमने ये किया था, 26 साल को छोड़ो योगेंद्र जी, पिछले 5 साल का बताएं हमने ये किया था, 5 साल में हम ये करेंगे, तो वो तो आप बताना नहीं चाह रहे हो। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने, अरे भाई कांग्रेस तो सबसे बुरी है मान ली मैंने, बस
आप तो अपनी बताओ अच्छाइयां कि भाई ये अच्छाई है हमारी, हम इसलिए आएंगे। हमको पूरी आशा है योगेंद्र जी, अशोक गहलोत जी की सरकार रोज जनप्रिय निर्णय ले रही है। हमारे हर निर्णय में आपको डेमोक्रेसी झलकेगी, जनता की भागीदारी, जन जागृति और जन आंदोलन के लिए। जी एक बात जानना चाहता हूं वरुण जी, एक बात जानना चाहता हूं कि अभी दावे कर रहे हैं आप लोग दोनों ही कि हमने काम किया, बोर्ड ने काम किया, सरकार ने काम किया, लेकिन दोनों ओर से ना विजन डॉक्यूमेंट की चर्चा हुई है ना संकल्प पत्र की चर्चा हुई है। तो ये तो आप लोग मान के चलते हैं कि कोई महत्व नहीं रहा इनका, ना संकल्प पत्र का कोई दिखाई दे रहा है ना। मैंने आपको आरंभ में ही बताया कि हमारा तो संकल्प ही विकास का है। मुझे बताइए मेट्रो कौन लाया, सेंट्रल पार्क को किसने किया, जल महल का सौंदर्यीकरण, इनके टाइम तो सारा कब्जे हो गया। जल महल जो बचपन में अपन ने देखा था उसमें से आधे ज्यादा तो कॉलोनियां बच गई, पट्टे भी जारी हो गए। तो मैं नाम नहीं ले रहा बाबूजी का, जब हमारे प्रतिनिधि थे तो जल महल को जबरदस्ती कब्जे से रोका और उसका सौंदर्यीकरण करा। मैं तो जयपुर के इश्यूज की बात कर रहा हूं। आप बताइए इन्होंने क्या किया। एक चीज ये बता दें, सवाई राम सिंह जी, सवाई जय सिंह जी, सवाई मान सिंह जी के बाद जो बड़े काम किए कांग्रेस पार्टी ने किए। हमारे जनप्रतिनिधि कोरोना काल में खुद सड़कें सैनिटाइज कर रहे थे, खुद सड़कें सैनिटाइज कर रहे थे। आपने खुद ने देखा, आपने दिखाया मीडिया ने। तो मैं ये कह रहा हूं जनता इन चीजों को भूलती नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब के मिथक टूटेगा कि भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा आती है। रही बात नगर निगम बनाने की, ये अब जाके ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। भाई जब परिसीमन था अब ऑब्जेक्ट करते हैं। आपके 75-72 विधायक विधानसभा में थे, आप कोर्ट में जा सकते थे, आपने उसमें तो किया नहीं। अब चुनाव में इस चीज को बना रहे हो। इनके जो प्रभारी मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो हिंदू मुस्लिम से आगे। अरे भाई आप अपनी उपलब्धि आपके पास आना चाहूंगा मैं, निमिषा जी के पास आना चाहूंगा। निमिषा जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। पूरे इसमें आज मैं चाहे जोधपुर से जुड़ा, चाहे कोटा से जुड़ा, चाहे जयपुर से जुड़ रहा हूं, विजन डॉक्यूमेंट की कोई चर्चा आपका एक भी नेता नहीं कर रहा। तो इतनी कवायद की आपने, उसको आधार भी नहीं बता रहे हैं कि हमसे मतदाता जुड़ रहा है तो वो विजन डॉक्यूमेंट के आधार पे जुड़ रहा है। उसका मुझे लगता है कि कोई इफेक्ट आ नहीं रहा है चुनाव में। देखिए ऐसा नहीं है योगेंद्र जी, विजन डॉक्यूमेंट तो हमारी पूरी टीम ने अपना लाया है और यथासंभव प्रयास भी किए हैं कि उस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर मतदाता, जो स्थानीय मतदाता है, उससे बात की जाए। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं प्रदेश की सरकार की और साथ में नगर निगमों की जो स्थिति है, वो भी मैं कहूंगी कि जो लोकल जो जनता है वो जनता संतुष्ट इसलिए है, उसका आधार है कि स्वच्छता या विकास की बात की जाए तो केंद्र सरकार से लेकर के जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, तब तक ऐसी विकास योजनाएं जो जमीन तक सार्थक हुई। आज आप ये देखिए, सबसे ज्यादा इन्होंने जैम का विरोध किया था। जैम अर्थात आधार, जनधन अकाउंट और बैंक और मोबाइल, इसका सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने किया था। लेकिन विरोध तो आप लोगों ने किया था, मोदी जी ने किया था। के अंदर सर्वाधिक संबल देने वाला, सर्वाधिक सुरक्षित एक वे बना डिजिटल अभियान की दूरदर्शिता के साथ में। आज स्थितियां जो हुई, आज हर जन संतुष्ट है। अब वरुण जी खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ कांग्रेस नकारा है। मान लीजिए आप, अंग्रेजों द्वारा स्थापित हो चुकी है और एक परिवार के इर्द गिर्द घूमते घूमते आपको जनता तो की सुध नहीं लेते हैं। लेकिन आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करना और बैंक से लिंक करने पे आपने जरूर विरोध किया था, क्योंकि आधार कार्ड लाया कौन था? कदम विरोध तो मोदी जी ने किया था। एक परिवार की चाकरी करो योगेंद्र जी, पूछो तो सही क्या है कि आप लोक कल्याणकारी राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब मैं योगेंद्र जी फिर से लोकल बॉडीज पर आती हूँ, अपने विजन पर आती हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने विजन प्रस्तुत किया, और विजन में स्पष्ट किया कि अभी कोविड-19 के पीरियड के साथ साथ, महामारी के साथ साथ में जो भी स्थितियां होंगी, और हम इस विजन को, विकास को आगे लेकर जाएंगे। शॉर्ट करें, समय का अभाव है, थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए जी। इस विकास की जो बयार बह रही है उसको आगे लेके जाएंगे। और जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर कांग्रेस गेन सत्ता में रहना चाहती है, उस सत्ता नहीं, सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए आगे आएगी। और निश्चित तौर पर मैं कहती हूँ, आज जो सर्वाधिक जो वोटिंग हुआ है हेरिटेज का, और जनता ने इन हालातों में बाहर निकले तो उस विकास के एजेंडे पर ही वो बाहर निकले। और मैं निश्चित तौर पर कहती हूँ कि हम जरूर जीतेंगे और हम बोर्ड बनाएंगे। चलिए जैमिनी जी जुड़ गए हमारे साथ में। जी मिथिलेश जी, मैं एक लास्ट रिएक्शन आपका चाहूंगा। जयपुर 26 साल से कांग्रेस तरस रही है बोर्ड बनाने को, और हेरिटेज इस वक्त कब्जा है, 4
चारों जो विधानसभा सीटें हैं इन पे बीजेपी का कांग्रेस का कब्जा है, क्योंकि एक आमेर के 4 वार्ड छोड़ दीजिए जहां से सतीश पूनिया विधायक हैं। आपके चारों, चाहे वो सिविल लाइन्स हो, प्रताप सिंह खाचरियावास, आदर्श नगर रफीक खान, किशनपोल महेश जोशी और हवा महल महेश जोशी, किशनपोल अमीन कागजी, चारों सीट पे कब्जा है जहां से ज्यादा पार्षद। तो क्या माने इस बार कुछ इच्छा पूर्ति हो पाएगी कांग्रेस की, क्योंकि खोने के लिए कांग्रेस के पास में कुछ नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, इच्छा पूर्ति की पूरी संभावना है। उसका बेसिक रीजन ये है कि जो तुष्टीकरण की बात कर रही थी भाजपा कि मुस्लिमों को कोरोना काल में बहुत ज्यादा हेल्प दी और हिंदुओं को कम दी, उस ट्रैक से भाजपा उतर गई और 17 वाइल्ड कार्ड खेलते हुए मोमडन्स कैंडिडेट, 19 में से 2 का रिजेक्ट हो गया, 17 है आज। 17 है, तो 17 जो मुसलमान प्रत्याशी लड़े हैं, तो जो एक परंपरागत इनका हिंदू वोट बैंक था कि जो एक डर दिखा के हिंदुओं का वोट लेते थे, वो फेल हो गया है। दूसरा, पहली बार मैं मानता हूं कि महेश जोशी ने बहुत मेहनत की है और इनका जो हवा महल गढ़ था उनमें इनके डिप्टी मेयर रहे मनीष पारिक जी को भी बढ़िया चैलेंज दिया है। तो कुल मिलाकर जो सिनेरियो शहर का है, शहर का आदमी को लग रहा है कि अगर कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए तो ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। अब इसमें क्या तेज तर्रार नेता बहुत हैं, जैसे आपने बात की प्रताप सिंह खाचरियावास की, अमीन कागजी, रफीक खान, राजीव अरोड़ा, अर्चना शर्मा। तो कुल मिला के जो एक सिनेरियो बना है कि जो 4 एमएलए कांग्रेस के, उनका बहुत फर्क पड़ता है, जनता उनसे सीधी कनेक्ट रही है। मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आप सभी को, क्योंकि समय का अभाव है और समय ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो कुल मिलाकर के चलिए, तीनों शहर के तीनों बोर्ड के लिए मतदान हो चुका है और एक को फिर सेकंड फेज के मतदान का इंतजार होगा, और लेकिन परिणाम क्या होंगे इसका इंतजार 3 तारीख तक के लिए हमें करना पड़ेगा। 3 को जो परिणाम होगा उसी को हम आधार से कहेंगे कि बोर्ड किसका बन रहा है। लेकिन रोचक मुकाबला कहा जा सकता है। कोरोना काल के बीच भी चाहे नेता हो चाहे मतदाता हो, दोनों भी काफी है और मैं उसे सैल्यूट करूंगा। आने वाला जो रिमेनिंग 1 उसमें जरूर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा ये हटाना है। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।